दोस्तों बिहार में चुनाव स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें देखें तो फर्स्ट फेज जो है उसकी वोटिंग कल कंप्लीट हो गई। ठीक है, 64.66% वोटर टर्नआउट रहा है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि वोटिंग बहुत पीसफुल रही और ये एक अच्छा रिकॉर्ड भी अभी मेंटेन हो गया है। क्योंकि देखा जाए तो 2000 का जो इलेक्शन था, असेंबली इलेक्शन इन बिहार, उसमें वोटर टर्नआउट था 62.57%, उसको भी क्रॉस कर दिया है। मतलब हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट जो है वो बिहार में देखा गया इस इलेक्शन के दौरान, फर्स्ट फेज के दौरान। वैसे अगर हम देखें मोटा मोटा तो बिहार में अभी फर्स्ट फेज में 121 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब 121 सीटों के लिए वोटिंग डली 18 डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस। ठीक है, और टोटल इलेक्टोरल जो मतलब टोटल जो वोटर्स थे वो है 3.75 करोड़। ठीक है, तो एक बड़ा चंक जो है यहां पर वोट डालने आया। ओके, बाकी अलग अलग पैटर्न्स यहां पर बिहार में इलेक्शंस के बताए गए हैं। वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ज्ञानेश कुमार जी, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये हिस्टोरिक टर्नआउट है 1951 से बाद में। मतलब 1951 में जो वोट्स हुए थे, वोटिंग हुई है, उससे लेकर अभी तक हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट इस फेज में देखा गया है। तो ये अपने आप में बड़ी एनकरेजिंग है। ठीक है, तो ये एक तरीके से शो करता है कि देखो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कंटिन्यू कराने में, उन इंस्टीट्यूशंस पे बिलीफ रखना, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे रिलाई करना, वो सारी चीजें अभी भी कंटिन्यू है। तो ये एक सिग्नल है कि डेमोक्रेसी एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू चल रही है। ठीक है, तो डेट है आज की 7 नवंबर 2025। अब देखो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स को। पहला आर्टिकल हमारा रहेगा नाइजीरिया कॉन्फ्लिक्ट। देखो अभी क्या हो रहा है, नाइजीरिया में इंटरनली बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि नाइजीरिया से क्रिश्चियन परसिक्यूशन हो रहा है। मतलब क्रिश्चियंस को वहां से निकाला जा रहा है। इवन डोनाल्ड ट्रंप के ये स्टेटमेंट्स हैं, नाइजीरिया को पूरा बर्बाद कर दूंगा। तो पॉइंट ये है कि ये अपने आप में एरिया और ये कंट्री हाईलाइट हो गया। वैसे नाइजीरियन अथॉरिटीज ने भी अपनी तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। नाइजीरिया, आपको ध्यान होना चाहिए, एक अफ्रीकन कंट्री है जो कि लोकेटेड है वेस्ट अफ्रीका में, है ना। अगर हम अफ्रीका के मैप को यूं देखें तो आपको मोटा मोटा इस वाले एरिया में अफ्रीका के देखने को मिल जाएगा। और इसकी बात करें तो ये कौन कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो एक तो देखो वेस्ट की तरफ तो बेनिन के साथ में, नॉर्थ की तरफ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है नाइजर के साथ में, और वहीं पर ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो ये पूरा इधर से ये लेकर के चैड है। ठीक है, और फिर थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ आओगे तो कैमरून आ जाएगा, और कंप्लीट साउथ की तरफ जाओ तो गल्फ ऑफ गिनिया यहां पर आ जाता है, जो कि अटलांटिक ओशियन का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, और यहीं पर इसका नाइजीरिया का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट हारकोट। ठीक है, नाइजीरिया के थ्रू दो इंपॉर्टेंट रिवर्स पास होती हैं। एक का नाम है बेन्यू रिवर और एक है नाइजर रिवर। ये दोनों की दोनों रिवर मर्ज हो जाती हैं। फिर उसके बाद में अगेन बेन्यू रिवर जो है वो भी फिर किस नाम से बहने लग जाती है, नाइजर मिलने के बाद में नाइजर के नाम से ही, और अल्टीमेटली जाकर के गल्फ ऑफ गिनिया में जाके ये गिर जाती है। ज्योग्राफिकली देखें तो इसका एरिया है 9,23,769 स्क्वायर किलोमीटर। और देखा जाए तो यहां पर आप देखो कि ये ऐसा एरिया है, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो जिसके नॉर्दर्न पार्ट में तो आपको सवाना वाली जो क्लाइमेट है वो देखने को मिल जाएगी, है ना। नॉर्दर्न रीजन में तो जहां पर लंबी ऊंची घासें होती है, रेनफॉल जो है वो साल में आपको 1-1.5 महीना तक देखने को मिलेगा। वहीं पर नाइजीरिया के सदर्न पोर्शन की तरफ आओ तो यहां पर आपको ग्रीन लश ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला जो पैटर्न है वो दिखेगा। मतलब आपको रेन फॉरेस्ट यहां पर देखने को मिल जाएंगे, कोस्टल वेटलैंड भी यहां पर देखने को मिल जाएगी अगर ज्योग्राफिकली देखी जाए तो। माउंटेन्स की बात करें तो यहां पर ये जो कैमरून वाला एरिया है ना, इस तरफ का ये एरिया एक तरीके से पहाड़ी एरिया है, और इसी एरिया में यहां की हाईएस्ट पीक लोकेटेड है। यहां पर देख सकते हो छापल वड्डी, ठीक है ना, ये थोड़ा सा हाइड हो गया, इसको बोलते हैं छापल वाडी, जिसकी हाइट है 2419 मीटर्स। ओके, इसके अलावा मेजर वाटर बॉडीज की बात करें, मैंने रिवर्स का नाम ऑलरेडी समझा दिया आपको कि नाइजर और बेन्यू दो रिवर्स है। बेन्यू जो है वो नाइजर की ट्रिब्यूटरी होगी मोटी बात करें तो, और ये दोनों की दोनों कन्वर्ज करती हैं, फिर जाकर के गल्फ ऑफ गिनिया में जाके गिर जाती हैं। साथ ही साथ इन नदियों के आसपास में, इन रिवर्स के आसपास में आपको फर्टाइल फ्लड प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करते हैं नाइजीरिया को। ठीक, नेक्स्ट, हैवी मेटल्स डिटेक्टेड इन कावेरी रिवर फिश। देखो अभी होता क्या है, रिसेंटली स्टडी की गई कावेरी के पानी में, और वहां पर जो मछलियां पकड़ी गई, जो
फिश कैप्चरिंग हुई तो उसमें ये पता पड़ा कि उन फिश बॉडीज में हैवी मेटल्स पर्टिकुलरली कैडमियम और लेड की प्रेजेंस अच्छी खासी दिखी, जिससे खतरा क्या रहता है कि अगर कोई रूटीन में फिश कंजम्पशन करता है तो उसकी बॉडी में इस तरीके से हैवी मेटल्स है वो जाएंगे और फिर वो डेडलीस्ट साबित हो सकते हैं। अब देखो इसमें हमें थोड़ा सा एक एनवायरमेंटल प्रोसेस को समझना होगा। एक होता है बायो अक्यूमुलेशन, एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। देखो जो ये हैवी मेटल्स होते हैं ना, ये बेसिकली फैट सॉल्युबल होते हैं, फैट के साथ मिक्स हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। वाटर सॉल्युबल होते हैं तो पानी के साथ बॉडी में, अगर मानो पानी के साथ बॉडी में गए तो पानी के साथ ही निकल जाते हैं एक्सक्रीटा के फॉर्म में, है ना। बट पॉइंट इज कि ये फैट सॉल्युबल है। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई वाटर बॉडी में कोई भी स्पीसी या कोई भी लाइफ वहां पर सरवाइव कर रही है और उस वाटर बॉडी में मान लो कोई पॉन्ड है या यहां पर हम कावेरी रिवर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इंडस्ट्रीज की वजह से या कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोसेस के चलते आप क्या देखते हो कि वहां पर रिवर में हैवी मेटल की प्रेजेंस बढ़ गई, तो वहां पर रहने वाली लाइफ है वो भी तो उस पानी को ही कंज्यूम कर रही है, पानी को यूटिलाइज कर रही है, तो उनकी बॉडी में भी फिर वो जो हैवी मेटल्स हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाएंगे। मानो शुरुआत में जब छोटी थी ये मछली तब उसमें इतना सा ही कंटेमिनेशन था, पर बढ़ते बढ़ते लाइफ के साथ में कंटेमिनेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया और अब इस फिश को कोई भी कंज्यूम करेगा, इस तरीके की नंबर ऑफ फिशेस को कोई कंज्यूम करेगा, तो आप सोचो कितना कंटेमिनेशन बॉडी में ट्रांसफर होगा। तो ऐसे में जब एक ही इंडिविजुअल स्पीसी है, एक ही इंडिविजुअल में ऐसे अक्यूमुलेशन होता चला जा रहा है हैवी मेटल्स का, तो उसको हम बोलेंगे बायो अक्यूमुलेशन, इकट्ठा हो रहा है वो, राइट। वहीं पर डिफरेंट स्पीसीज जिनके अंदर या डिफरेंट इंडिविजुअल जिनमें ऑलरेडी कंटेमिनेशन है, अब उन डिफरेंट को मिलकर के एक इंडिविजुअल कंज्यूम करेगा, तो सीधी बात है वहां पर फिर वो उनका सबका इकट्ठा होकर के ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, जो हमारा फूड वेब सिस्टम होता है, या फिर हम कहें जिस तरीके से फूड चेन वाला मैकेनिज्म काम करता है कि हाँ भाई प्राइमरी जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर कैसे खा रहा है, राइट। तो पॉइंट क्या रहा है कि यहां पर अगर कंटेमिनेशन है इन लीव्स में, तो इन सारी लीव्स को कोई भी खाएगा तो सीधी बात है उसकी बॉडी में, जैसे मान लो कि यहां पर ये पर्टिकुलर इंसेक्ट है, ये खाया, इसने खाया, तो इसकी बॉडी में वो अक्यूमुलेट हो गया। बट अक्यूमुलेशन तो यहां पे हो ही रहा था, यहां पे क्या हुआ कि सारी जो इंडिविजुअल्स थे उनकी टॉक्सिक लेवल, उनका जो एक तरीके से हैवी मेटल्स का जो क्वांटिटी था वो एक साथ यहां पर इकट्ठा हो गया, और बहुत सारे इस तरीके के टिड्डों को खाएगा एक बर्ड, तो उसकी बर्ड की बॉडी में भी फिर इस तरीके से आपका एक हैवी मेटल क्वांटिटी बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका बायो मैग्निफिकेशन। तो आप क्या देखते हो, तो यही आप क्या देखते हो कि यहां पर बायो अक्यूमुलेटेड जो हैवी मेटल्स हैं उनको मतलब फिशेस को कोई कंज्यूम करेगा तो उसकी बॉडी में बायो मैग्निफिकेशन होगा कि नहीं, जब बहुत सारे फिशेस को कोई कंज्यूम करे, ये अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग कंडीशन बन जाती है। यहां पर ज्यादा देखो जिन मेटल्स को इस स्टडी में एनालाइज किया गया वो थे क्रोमियम, कैडमियम, कॉपर, लेड और जिंक। ठीक है, कैडमियम और लेड हैं ये थोड़े ज्यादा आप कह सकते हो कि कंसर्निंग होते हैं, क्योंकि एक कहते ना कि एक लिमिट होती है ना, हर एक मिनरल को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करें या कोई भी हमारा फूड इनटेक होता है तो उसमें कितना लेवल परसेंटेज होना चाहिए, तो उससे ज्यादा होता तो कैडमियम और लेड दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डेडलीस्ट साबित हो सकते हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है कि भाई अगर आप ओकेजनली कंजम्पशन करते हो तब तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई रेगुलर बेसिस पे ही आपका देख सकते हो कंजम्पशन मेंटेन करके चल रहा है तो उनको सीरियस हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। मान लो जो फ्रीक्वेंट फिश ईटर्स हैं वो फिशेस जो कंटामिनेटेड पानी के अंदर ग्रो कर रही हैं तो वो चैलेंजिंग है, बच्चों के लिए तो रिस्की रहता ही है। इसके अलावा जो हैवी मेटल्स हैं उनसे रिलेटेड या फिर कहें कि कोई भी वाटर बॉडी है उसके पोल्यूशन को एक तरीके से आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड हमारे पास में दो इंडाइसिस का यूज होता है। एक तो IGO जिसको हम जियो अक्यूमुलेशन इंडेक्स बोलते हैं, देखा जाता है कि सेडिमेंट्स के अंदर कितना मतलब वाटर बॉडी है तो उसमें सेडिमेंट्स आ रहे हैं आसपास से बह करके, तो उसमें कितना पॉल्यूटेंट कंटेंट है। और एक होता है हमारे पास में पॉल्यूशन लोड इंडेक्स, इसमें देखा जाता है कि उस एक पॉल्यूशन लोड इंडेक्स और एक आपका पोटेंशियल इकोलॉजिकल रिस्क इंडेक्स, दोनों के दोनों यूज होते हैं। इनका ये देखा जाता है कि जो पॉल्यूटेंट लेवल है, पॉल्यूटेंट की क्वांटिटी है, उसके चलते कितना इकोलॉजिकल नुकसान हो रहा है हमें। तो इस तरीके से ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, IGO, पॉल्यूशन लोड इंडेक्स एंड पोटेंशियल इकोलॉजिकल रिस्क इंडेक्स ध्यान रख लेना है।
यहां पर आईजीओ में आप सेडिमेंटेशन से रिलेटेड स्टडी करते हैं और पीएलआई और पेरी का यूज करते हैं कि उसका एक्चुअल में पॉल्यूटेंट का इकोलॉजिकल हैजार्ड कितना है, नुकसान कितना है। तो ये थोड़ा सा आपको रिलेटिवली ध्यान रख लेनी है बातें। अब हैवी मेटल्स क्या होते हैं? देखो नाम से ही पता पड़ रहा है, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, जो भी मेटल जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अगर ज्यादा है तो सीधी बात है वो ऑटोमेटिकली हैवी मेटल कैटेगरी में चला जाएगा और वो टॉक्सिक होते हैं अगर उनकी कॉन्सेंट्रेशन लो भी होती है तो, जैसे कि लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब इसमें कॉपर और जिंक वाला जो पोर्शन है ये तो देखो हमारी बॉडी के लिए एक एसेंशियल भी होता है, हमारी बॉडी में एक लिमिटेड क्वांटिटी तक इनकी प्रेजेंस जरूरी भी है जिससे हमारा की मेटाबॉलिक सिस्टम प्रॉपर्ली काम कर सके। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक और मेन कॉजेज ऑफ हैवी मेटल कंटामिनेशन इन रिवर्स, है ना। हम कावेरी का तो केस एक पॉइंट से ले रहे हैं, बट जनरली अगर देखें तो देखो एक तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में हम देखें तो एक तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो भी टेक्सटाइल से रिलेटेड डाइंग का कलर करने का ही काम होता है, वहां इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम होता है जहां पर आप एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा करके उसके प्रोटेक्शन करते हैं। जैसे कि आयरन को हम रस्ट फ्री रखना चाहे तो आप वहां पर देखते हो लेयरिंग चढ़ाई जाती है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इसके अलावा मेटल्स की जो प्रोसेस होती है, मान लो मेटल एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, जो भी माइंड आपका ओर है उससे। सो द पॉइंट इज कि इन प्रोसेसेस के थ्रू बहुत सारा पानी जब हम एक तरीके से एफ्लुएंट के तौर पे बाहर छोड़ते हैं तो बहुत हैवी मेटल्स उस पानी के साथ मिक्स होकर के वाटर बॉडीज में चली जाती है। तो यहां पर कावेरी रिवर जो है ना उसके नियर बाय में इरोड और एक आपका तिरुचिरापल्ली, ये दो ऐसे एरियाज है जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हद तक है और इसका फिर बाद में इंपैक्ट आ रहा है कावेरी रिवर फिशेस पर, जो हम हैवी मेटल्स का मामला डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं तो उनका पानी के साथ मिक्स होकर के रन ऑफ हो जाना, तो कैडमियम और क्रोमियम की जो कंटामिनेशन है उसमें एग्रीकल्चर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अर्बन वेस्ट वाटर, हमें पता है कि शहरों के अंदर जो भी हमारा सिवरेज सिस्टम होता है उसको जितना ट्रीटमेंट देकर के फिर वाटर बॉडीज में रिलीज करना चाहिए उतना नहीं दिया जा रहा उस पर ध्यान, तो उसके चलते फिर वो हैवी मेटल्स हैं वो जाकर के फिर मिक्स हो जाते हैं रिवर वाटर में। इसके अलावा नेचुरल प्रोसेस, ये तो थे एंथ्रोपोजेनिक जिसमें इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और अर्बन तीनों आ गए। फिर आपका आता है नेचुरल सोर्स, तो देखो जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स हो सकते हैं, मान लो आपकी जो ये जैसे कावेरी रिवर फ्लो कर रही है तो उसके आसपास में रॉक कॉम्पोजिशन ही ऐसा है कि वहां पर हैवी मेटल्स प्रेजेंट है तो वो जाएगा ही। इसके अलावा मिनरलाइजेशन जोन अपस्ट्रीम, मान लो कि जहां से रिवर ओरिजिनेट हो रही है पहाड़ी एरिया में, वहां पर भी हो सकता है कि कुछ मिनरल्स की प्रेजेंस हो तो उसकी वजह से मिक्स होकर के वो पानी में आ सकते हैं। इसमें आयरन और बाकी कुछ मेटल्स की ट्रेसेस देखने को मिल जाती है, बट एक्चुअल में जो खतरा है वो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जिसमें मेन है इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, क्योंकि इंडस्ट्रीज का बहुत ज्यादा आप देख सकते हो पानी पर रिलायंस रहता है, वो फ्रेश वाटर लेते हैं और फिर बाद में खराब करके एफ्लुएंट को छोड़ देते हैं बिना कोई ट्रीटमेंट के, तो वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाती है फिर चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026। देखो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 रिलीज हो चुकी है। इसको रिलीज कौन करता है? देखो यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक एनालिटिक्स कंपनी, एजुकेशन एनालिटिक्स कंपनी, और उसी के नाम पर इसका क्यूएस नाम दिया है। नाम है उस कंपनी का, दैट इज क्वैकरली सिमॉन्स। ठीक है, याद रख लेना। इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड की जितनी भी टॉप 1500 यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके बारे में देखना कि भाई वहां पर एजुकेशन लेवल क्या है, प्लेसमेंट किस तरीके से जा रहे हैं, जॉब एम्प्लॉयबिलिटी की कंडीशन क्या है, जो पढ़ करके पास आउट हो रहे हैं उन लोगों की क्या क्वालिटी है, कितना उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड परसेप्शन क्रिएट हो रखा है, प्लस में जा रहा है माइनस में जा रहा है, सोचना कि हाँ भाई यहाँ पर एडमिशन हमारे बच्चे का हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, उन सारे एस्पेक्ट को देख करके और फिर ये रैंकिंग रिलीज करते हैं। तो ये वर्ल्ड की मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इस पे हर किसी की नजर रहती है। अब आप देखो यहां पर इसमें 2026 एडिशन में 1500 यूनिवर्सिटीज को मतलब एक तरीके से रैंकिंग दी गई है अक्रॉस 100 प्लस कंट्रीज। इसमें यह देखा गया है कि 2025 के कंपैरिजन में 2026 की जो रैंकिंग आई है इसमें यह देखा गया है कि 500 इंस्टीट्यूशंस इंटरनेशनली जिन्होंने अपना स्कोर इंप्रूव किया है। हाँ, रैंकिंग भले ही कुछ हो बट स्कोर में इंप्रूव करना ये अपने आप में सीधा सा सिग्नल है
कि इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग को कहीं ना कहीं सीरियस नोट पे लिया जा रहा है और उस पर काम भी हो रहा है। 2026 ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो MIT ने टॉप किया है, पिछली बार भी इसी ने किया था, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया की पोजीशन की बात कर लेते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में। देखो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो है दैट इज IIT दिल्ली, जो कि ओवरऑल जो 1500 यूनिवर्सिटीज हैं वर्ल्ड की उनमें 123rd प्लेस पे रहा, मतलब हम टॉप 100 में भी नहीं आ रहे हैं। बट अगेन ये एक हमारे लिए जरूरी है जानना कि हम स्टैंड कहां करते हैं। IIT दिल्ली कहां गया, 123वीं प्लेस पे। फिर उसके बाद में इंडिया का दूसरा इंस्टीट्यूशन नंबर में जो सेकंड नंबर पे आ रहा है इंडिया में, और ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें तो उसका रैंक क्या आ रहा है, IIT बॉम्बे वो कि 129th पे है। फिर IIT मद्रास है 180th पे। इसके अलावा ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर आप देखो कि इंडिया जो है, आप ध्यान से समझिए, इंडिया जो है, इंडिया ने एक रिकॉर्ड अचीव कर लिया है कि इन 1500 यूनिवर्सिटीज में से 54 यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस इंडिया से आते हैं। ठीक है, इसका मतलब इंडिया जो है फोर्थ मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन है इस रैंकिंग में। इंडिया के ऊपर अगर हम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आप देखोगे 3 ही कंट्रीज है, नंबर 4 पे तो इंडिया आ गया 54 इंस्टीट्यूशंस के साथ में। बाकी दूसरे जो बेस्ट परफॉर्मर्स हैं इंडिया की तरफ से उनमें IIT खड़गपुर है, 215वीं रैंक है। IISc बेंगलुरु 219th रैंक है। IIT कानपुर है 222 रैंक आ गई। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली DU जो है वहां की बात करें तो वो 350 रैंक टॉप 350 में आई है। तो ये मोटा मोटा हमारे टॉप परफॉर्मर्स हैं। वहीं पर हम एशिया की बात करें थोड़ा सा, तो एशिया में हमारा कंपैरिजन चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया इनके साथ कंपैरिजन होता है, राइट, जापान, राइट। तो ऐसे में एशियन यूनिवर्सिटीज को इस बेसिस पर देखा जाता है कि उनकी एकेडमिक रेपुटेशन क्या है। ठीक है, रिसर्च इंपैक्ट कितना वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च पे काम हो रहा है, इंटरनेशनल आउटलुक क्या परसेप्शंस है, इसके अलावा एम्प्लॉयबिलिटी जो पास आउट होकर के जा रहे हैं उनको कितनी जॉब मिलने का स्कोप है या कितना इफेक्टिवली वो लाइफ में आगे काम कर पा रहे हैं। तो पॉइंट इज इन पैरामीटर्स के आधार पर देखा जाता है कि एशिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तो 2026 की रैंकिंग में सीधी बात यह आई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग जो है वो फर्स्ट रैंक पे आ गई है एशिया में। और पिछली बार जो फर्स्ट रैंक पे थी वो थी पेकिंग यूनिवर्सिटी। अब की बार क्या है, जो बीजिंग में बेस्ड पेकिंग यूनिवर्सिटी वो नंबर 2 पे आ गई, नंबर 1 पे हांगकांग यूनिवर्सिटी आ गई। क्लियर। फिर आ जाओ इंडिया की बात कर लेते हैं एशिया में। तो देखो 9 ऑफ इंडिया टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स रिकॉर्ड रैंक ड्रॉप्स। सीधी बात है कि हमारे यहां पर मोर और लेस जो हमारी टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स आई है एशिया के हिसाब से देखें तो उनकी रैंकिंग तो रिड्यूस हुई है। रैंकिंग रिड्यूस क्यों? क्योंकि बाकी जो दूसरे कंट्रीज के इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रैंक इंप्रूव कर गई, इंडिया की इंप्रूव कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि इंडिया की इंस्टीट्यूशन ने अगर पॉइंटर्स में मान लो खुद की ग्रोथ इंश्योर की +2 से, और हांगकांग या फिर चाइना की किसी यूनिवर्सिटी ने +5 से, तो इंडिया का स्कोर तो बढ़ा है बट रिलेटिवली अगर देखें तो वो स्कोर ज्यादा नहीं आया। इस वजह से हमारी रैंक ड्रॉप कर गई। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख लेना। टॉप 10 इंस्टीट्यूशन IIT दिल्ली आपको पता है टॉप नेशनल पोजीशन पे हमारा चल ही रहा है। बट आप देखो एशिया में रैंक क्या आ रही है। एशिया में 44th रैंक थी 2025 रैंकिंग में, अब हम ड्रॉप होकर के 59th पे चले गए हैं। फिर उसके बाद में IISc बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और बाकी ये इंस्टीट्यूशंस और हैं, IIT खड़गपुर, ये थोड़ा सा अपनी रैंक में स्लिप कर गए हैं। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए रीजनल ओवरव्यू के हिसाब से तो एशिया में सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला कंट्री है, या कहां के इंस्टीट्यूशन सबसे बढ़िया परफॉर्म करते हैं, चाइनीज, सिंगापुरियन एंड साउथ कोरियन। अब आप क्या देखते हो कि इनके साथ में जब हम अपने आप को कंपीट कराते हैं तो हमें भी तो आइडिया लगता है ना कि कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारे इंस्टीट्यूशन फर्दर रैंकिंग में और इंप्रूव करके शो करें। ठीक है, आ जाता है नेक्स्ट आर्टिकल पे। यह है आपका मेघालय की रिवर उमंगोत रिवर। ठीक है, उमंगोत रिवर मेघालय की कोई जमाने में या कुछ समय पहले क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए जानी जाती थी। मतलब कि अगर यहां पर कोई बोटिंग कर रहा है तो मानो कि नाव जो है वो हवा में उड़ रही है, इतना साफ पानी। लेकिन इस नदी में अब एकदम से बहुत ज्यादा एक तरीके से टर्बिडिटी देखी गई है, बहुत ज्यादा गंदलापन देखा गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन। तो ऐसी परिस्थितियों में जो शिलोंग से दावकी हाईवे प्रोजेक्ट है ना, उसका सीधा इंपैक्ट आ रहा है
क्योंकि इस हाईवे प्रोजेक्ट के चलते वहां पर सीधी बात है पहाड़ी एरिया है, तो ऐसे में तोड़फोड़ की जा रही है, वो डिमोलिश्ड मटेरियल इस रिवर में आ रहा है, जिसके चलते ये जो क्रिस्टल क्लियर वाटर है उसकी क्वालिटी बिगड़ रही है। इस वजह से ये रिवर न्यूज में आ गई। तो थोड़ा सा इस रिवर के बारे में जाते हैं। देखो, उमंगोट रिवर की बात करें, इसको दावकी रिवर भी बोला जाता है। ये ईस्टर्न शिलोंग पीक से ओरिजिनेट होती है, जो कि खासी हिल्स का पार्ट है। ठीक है, ईस्टर्न शिलोंग पीक्स यहां से, ठीक है, यहां से ओरिजिनेट होती है और फिर फ्लो करती है वेस्ट जैंतिया से, क्योंकि गारो, खासी और जैंतिया इस तरीके सीक्वेंस है। फिर इस तरीके से खासी वाले एरिया से ओरिजिनेट होकर के और जैंतिया से होकर के फिर ये फ्लो करती है। इसमें कहाँ कहाँ से फ्लो करती है ये रिवर? एक तो देखो मावलिंग नोंग, ठीक है, ये मेघालय की इंपॉर्टेंट प्लेस आ गई, दावकी आ गई, और शोंगपेंग, ये विलेजेस हैं मेघालय के, उधर से होते हुए फ्लो करती है। फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और वहां पर बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है शारी गोयान रिवर। ठीक है, शारी गोयान रिवर। इसके अलावा ये जो रिवर है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर का भी काम करती है। कहां पर? दावकी, जो कि मेघालय में लोकेटेड है, उसके पास में। इसके अलावा इंडिया की क्लीनेस्ट रिवर्स में से एक ये कंसिडर की जाती रही है, क्योंकि ये इसका पानी मैंने बताया बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और हल्का सा ग्रेनिश टच देता है, जैसे एमरल्ड होता है हमारा स्टोन, उस तरीके से। और ये एरिया इको टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, फिशिंग के लिए और बोटिंग एक्टिविटीज के लिए। बोटिंग का मैंने बताया कि यूं लगता है जैसे कि फ्लॉट नहीं उड़ रहा है बोट, है ना। इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट भी यहां पर घूमने आते रहते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न, जैसे मैंने बताया कि जिस तरीके से शिलोंग और दावकी हाईवे पे काम हो रहा है, उसके चलते यहां पर सॉइल इरोजन हो रहा है और जो भी डिसमेंटलिंग हो रही है वहां पर पहाड़ी एरिया की, तो वो सेडिमेंट्स जाकर के फिर बाद में पानी को क्वालिटी वाइज बिगाड़ रहे हैं। इसके अलावा मेघालय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी अपनी तरफ से एनवायरमेंटल जो भी गाइडलाइंस है उनका वायलेशन देखा ना, तो इमीडिएटली अपनी तरफ से गाइडलाइंस इशू कर दी, स्ट्रिक्ट एक्शन की बात कर दी और कहा कि वेस्ट का रिमूवल प्रॉपर होना चाहिए। लीगल एक्शन की बात करें तो ये जो मेघालय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनकी तरफ से जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, उसका सेक्शन 5 है, जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को सीधी ये पावर दी हुई है कि वो बाइंडिंग डायरेक्शन इशू कर सकते हैं कि कहीं पर भी अगर वाटर बॉडीज या एनवायरमेंट को डैमेज करने का काम आप कर रहे हो, चाहे फिर वो डेवलपमेंट एस्पेक्ट में ही हो रहा हो, तो वहां पर ये जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, वो सेक्शन 5 का यूज करके उन एक्टिविटीज को एकदम टाइट कर सकते हैं कि भाई आपको डंपिंग है वो रोकनी पड़ेगी, जो भी आपका मलबा है आप हर कहीं नहीं डाल सकते हो। दूसरा, एनवायरमेंटल नॉर्म्स को आप फॉलो कर कीजिए, अदरवाइज फिर बाद में कड़ी कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से सेक्शन 5 कहीं ना कहीं एम्पावर करता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को, जिसके बेसिस पर यह काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन तो यहीं खत्म होता है। देखो, आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, PW Only IAS ऑफिशियल को। ठीक है, सेशन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।